हेलो दोस्तों, मैं सचिन एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ मनी में। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि हम अपने अगले वीडियो में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस के जवाब जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि प्रत्येक व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट की बात आते ही हर व्यक्ति के दिमाग में एक ही चीज आती है कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें, इससे हमें क्या फायदा होगा। हम भारतीयों की आमतौर पर एक सोच होती है कि हम अपनी सेविंग्स को या तो अपने पास रख लेते हैं या किसी बैंक में डाल देते हैं या ज्यादा से ज्यादा एफडी करवा लेते हैं, जब 3-4% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता, ये आप भी जानते हैं। पर दोस्तों, यहां आपको एक बात जानना बहुत जरूरी है कि एक शैतान है जो आपकी बचत को बैठे बैठे ही खा रहा है, और उस शैतान का नाम है इन्फ्लेशन, महंगाई। तो आइए समझते हैं कि महंगाई किस तरह आपकी बचत को प्रभावित करती है। यहाँ आपके सामने एक टेबल है जिसके एक कॉलम में कुछ ईयर लिखे हुए हैं, एक कॉलम में अमाउंट्स लिखी हुई है और एक कॉलम में इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम महंगाई दर को समझते हैं। महंगाई दर का मतलब होता है कि एक साल से दूसरे साल में किसी वस्तु की कीमत में कितनी वृद्धि हुई। तो अगर 2015-16 के हिसाब से देखें तो 2015 में अगर किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये रही हुई तो 2016 में उसकी कीमत 104.95 रुपये हो जाएगी। मतलब उस वस्तु की कीमत 4.95 रुपये से बढ़ जाएगी, क्योंकि 2015 और 16 में जो इन्फ्लेशन रेट रहा है, महंगाई दर रही है, वो 4.95% रही है। इसको व्यापक तौर पर समझते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने 2015 में 1 लाख रुपए जमा किए हैं, मतलब अपने पास रख रखे हैं, उसने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं। तो 2016 में उस 1 लाख रुपए की वैल्यू 95,000 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 2015 से 16 के बीच में जो इन्फ्लेशन रेट रहा है वो 4.95% का रहा है। मतलब अगर वो व्यक्ति 2015 में 1 लाख रुपए की जितनी वस्तुएं खरीद पा रहा था, 2016 में 95,000 की ही खरीद पाएगा। और यही फैक्टर आने वाले सालों में भी लागू होगा। तो अगर 2020 के हिसाब से देखें तो उस 1 लाख रुपए की वैल्यू 2020 में 80,000 के आसपास ही रह जाएगी। मतलब यहाँ उसने बैठे बैठे ही 20,000 का नुकसान करवा लिया। मतलब उसने अपनी बचत की परचेसिंग पावर ही कम कर दी। तो अगर आप इस महंगाई नामक राक्षस से बचना चाहते हैं या अपनी सेविंग्स को महंगाई की दर से भी अधिक दर से बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको आज से ही इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करनी होगी। क्योंकि दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ही वो जरिया है, वो माध्यम है, वो रास्ता है जिसके जरिए आप अपनी बचत को महंगाई की दर से अधिक दर से बढ़ा सकते हैं। तो यदि आप अगर ये समझ गए हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, तो हमारा अगला सवाल है कि इन्वेस्ट करें तो कितना करें। दोस्तों, यहाँ कोई ऐसी कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि आपको इतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए। आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर एक आम धारणा है कि आपको आपकी कमाई का कम से कम 10% तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपको हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाना होगा। यहाँ हमने इन्वेस्ट क्यों करें और कितना करें के बारे में जान लिया है। अब हमारा अगला सवाल है कि इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क होता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, ये सब आने लग जाता है। तो अगर आप सोचते हो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में तो रिस्क है, तो आप गलत हैं। क्योंकि शेयर मार्केट में आप जिस किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आप उस स्टॉक की हिस्सेदारी खरीद रहे हैं या उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। अगर उस कंपनी को फायदा होगा तो आपको भी फायदा होगा, अगर उस कंपनी को नुकसान होगा तो आपको भी नुकसान होगा। और ये बात इस पे निर्भर करती है कि आपने उस स्टॉक को खरीदने से पहले एनालिसिस कैसा किया है। अगर आपने अच्छा एनालिसिस किया है, अच्छा स्टॉक चुना है, तो आपको हमेशा लाभ होगा। और हम हमारे कोर्स में भी आपको यही सिखाएंगे। और अगर आप सोचते हैं कि बैंक में पैसा रखना सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो आप फिर भी गलत हैं। क्योंकि बैंक आपको जो इंटरेस्ट पे करती है वो ऐसे ही तो करेगी नहीं, वो भी आपके पैसों पे कुछ फायदा कमाएगी, फिर आपको पे करेगी। और फायदा कमाने के लिए वो भी इन्वेस्टमेंट करेगी या लोन देगी। तो अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो मतलब उसके लिए भी उतना ही रिस्क है जितना आपके लिए। और अगर लोन देती है तो एनपीओ होने का डर होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यानी आप न्यूज में सुनते रहते हैं नीरव मोदी, विजय माल्या, जिन्होंने बैंक से लोन लिया और लौटाया नहीं। तो अगर आप रिस्क को कम करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट न करके किसी क्वालिफाइड पर्सन को हायर कर लीजिए, जो आपसे कुछ पैसे लेके आपके बदले में इन्वेस्ट कर देगा।
और अगर आप और भी कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए, जिन्होंने कंसिस्टेंटली 15% का रिटर्न दिया है। क्योंकि इंडेक्स फंड में देश की रेपुटेड कंपनियां लिस्टेड होती है, जैसे रिलायंस, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हम इन्वेस्टमेंट के आम पहलुओं के बारे में जान चुके हैं। अब हम इन्वेस्टमेंट के लाभ के बारे में बात करेंगे कि वास्तव में इन्वेस्टमेंट से लाइफ का कोई गोल अचीव किया जा सकता है। यदि आपने अपनी लाइफ का कोई गोल सेट कर रखा है, जैसे आपके सपनों का घर, आपके बच्चों की शादी या उनकी हायर एजुकेशन, तो इन गोल की प्राप्ति के लिए आपको फंड की आवश्यकता पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि उसकी पूर्ति के लिए या तो आप किसी से उधार लेंगे या अपने सेविंग्स का सहारा लेंगे। और सेविंग्स को अगर इतने लंबे समय तक होल्ड करेंगे तो महंगाई उसे खा जाएगी। तो आपके पास यहाँ एक उपाय और है, और वो है इन्वेस्टमेंट। तो हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आपने अपनी लाइफ का कोई गोल सेट किया है और उसे पाने के लिए आपके पास अभी 15 साल का समय है। आपने आज से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है और एक्सपेक्टेड रिटर्न आप ले रहे हैं 12%। तो एसआईपी के माध्यम से 2000 रुपये पर मंथ जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एक सिंपल सा कैलकुलेशन है कि 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 15 साल में आपकी जमा पूंजी है 3,60,000 रुपये। एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है, तो 15 साल के बाद आप 11 लाख रुपए प्राप्त कर लेंगे, जो कि आपकी सेविंग्स से कई गुना अधिक है। और अगर महंगाई का फैक्टर भी यहाँ काम करता है तो महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा 6-7% से बढ़ी है और आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 12% के। मतलब आपको जो 15 साल बाद 11 लाख रुपए मिलेंगे, उससे आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है कि हमें इन्वेस्टमेंट किस उम्र में शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों, एज इन्वेस्टमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि यहाँ दुनिया का 8वां अजूबा काम करता है और उस 8वें अजूबे का नाम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे हम आम भाषा में ब्याज पर ब्याज कमाना भी कहते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ एक 20 साल का व्यक्ति है जो 2000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न वो 15% की मानता है और 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब 50 साल तक इन्वेस्टमेंट करेगा वो। तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7,20,000 रुपये। और उसको 50 साल की उम्र में 1,40,00,000 मतलब करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। वहीं एक 30 साल का व्यक्ति है जो 4,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा है उसी एक्सपेक्टेड रिटर्न से 15% पे, पर वो यहाँ 20 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसे 50 साल पूरे करने में 20 साल ही बचे हैं। तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9,60,000 रुपये। और उसको 50 साल की उम्र में कितने पैसे मिल जाएंगे? 60,63,000 मतलब करीब करीब 61 लाख रुपए। तो यहाँ 30 साल वाले व्यक्ति ने 20 साल वाले व्यक्ति से डबल इन्वेस्टमेंट किया है, पर उसको रिटर्न आधे से भी कम मिले। तो ऐसा इसलिए है कि 20 साल वाले व्यक्ति ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है और कंपाउंडिंग इसी समय का उपयोग करता है। तो हम यहाँ क्या समझे कि हमें जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए, ताकि हम कम इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म में ज़्यादा वेल्थ कमा सकें। हमारा आखिरी सवाल है कि हमें इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आपके सामने एक इमेज है। इन्हें शेयर मार्केट का भगवान कहा जाता है और इनका नाम है वॉरेन बफेट। ये दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में शामिल है। इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से 20 से 22% से ज़्यादा रिटर्न नहीं लिया है, और इन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। इन्होंने बहुत कम उम्र में ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था और इन्होंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के फार्मूलों को अप्लाई किया। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि हमें हमेशा रियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, जैसे 12 से 15%। और 12 से 15% रिटर्न भी कब एक्सपेक्ट करना चाहिए? जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट ने भी लॉन्ग रन में हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही दिए। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया, जिनके जवाब हर कोई व्यक्ति अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने से पहले जानना चाहता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। अब हम हमारे अगले वीडियो में हमारे कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको हमारे कोर्स में क्या क्या चीजें अवेलेबल होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बेहतर नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।